नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रिसेंटली आपको पता होगा कि इस समय नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की जा रही है, उनके नाम की घोषणा की जा रही है। तो इस समय दोस्तों सबसे पहला अवार्ड जो कि मिला था वो दोस्तों नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन को लेके स्वांते पाबो का नाम सामने आया था कि इनको मेडिकल की फील्ड में इनको अवार्ड दिया जाएगा, साइंस की फील्ड में। दोस्तों, तो उसी से रिलेटेड आज का ये एडिटोरियल दिया है, इसकी कंप्लीट एनालिसिस चलिए करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लिखा है एक्सह्यूमिंग न्यूलाइट। एक्सह्यूमिंग मतलब समझते हैं दोस्तों क्या होता है। एक्सह्यूमिंग मतलब होता है किसी चीज़ को खोद के निकालना, अनअर्थ करना, किसी नई चीज़ को प्रकाशन में लाना। ठीक है, तो एक्सह्यूमिंग न्यूलाइट मतलब कि इसका सिंपल मतलब ये होगा कि दोस्तों किसी नई चीज़ को प्रकाश में लाया जा रहा है। ठीक है, पाबोज नोबेल विन शुड इंस्पायर बायोलॉजिस्ट। दोस्तों, पाबोज मतलब कि स्वांते पाबो इनका पूरा नाम है। पाबो की जो नोबेल विन है उससे बायोलॉजिस्ट को प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है, बायोलॉजिस्ट को उनसे इंस्पायर होना चाहिए टू शन दी एकेडमिक स्ट्रेट जैकेट। दोस्तों, स्ट्रेट जैकेट हम कहते हैं हथकड़ी को। तो आजकल के बायोलॉजिस्ट क्या हो गया दोस्तों, वो अपने एकेडमिक एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा उलझ गए हैं कि दोस्तों उनको मतलब कुछ लॉजिकल थिंक करने का टाइम ही नहीं मिलता है। वो एकेडमिकली इतना ज़्यादा आपस में कॉम्पीट करने लग गए हैं कि एक तरीके से वो किसी चीज़ में रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं समझते हैं। तो पाबो की जो नोबेल विन है उससे बायोलॉजिस्ट को इंस्पायर होना चाहिए और उनको अपने एकेडमिक स्ट्रेट जैकेट, जो अपनी एकेडमिक हथकड़ी है, उससे बाहर निकलना चाहिए। सन मतलब होता है राइज करना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर क्या लिखा है, द नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन दिस ईयर विल बी अवॉर्डेड टू स्वांति पाबो। दोस्तों, इस साल का मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ होगा वो स्वांते पाबो को अवॉर्ड किया जाएगा। अ स्वीडिश जेनेसिस्ट। दोस्तों, स्वांते पाबो जो है वो स्वीडिश मतलब स्वीडन के रहने वाले हैं और जेनेटिसिस्ट मतलब होता है दोस्तों एक ऐसे साइंटिस्ट जो कि जीन्स और उनके हेरिडेट में स्पेशलाइज होते हैं, मतलब जीन्स के बारे में नॉलेज रखते हैं। जीन्स आपने बायो में सुना होगा दोस्तों, जीन्स और उनकी हेरिडिटी मतलब कि किस तरीके से जीन्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से चिल्ड्रंस की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, उस चीज़ में जो स्पेशलाइजेशन रखते हैं उनको जेनेटिसिस्ट कहते हैं। तो दोस्तों, स्वांते पाबो जो हैं वो स्वीडन के रहने वाले हैं और वो एक जेनेटिसिस्ट हैं एंड अ डायरेक्टर ऑफ द मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी इन लेपजिग, जर्मनी। और दोस्तों इस समय वो जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो उनको इस समय मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ अवार्ड मिलने के लिए अनाउंस किया गया है। ठीक है, कमेटी द्वारा। साइंस बीइंग ऑफ एन इंक्रीजिंगली कोलैबोरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव नेचर। दोस्तों, साइंस की फील्ड जो होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती है। हर दिन साइंस में कुछ ना कुछ नए इन्वेंशंस होते रहते हैं और कभी कभार तो कोलैबोरेटिव हो जाते हैं, मतलब कि कुछ लोग मिल के इन्वेंशन कर देते हैं। कुछ लोग क्या होता है, कभी कभार एक इन्वेंशन मान लीजिए वर्ल्ड के किसी दूसरे कॉर्नर पे हो रहा है तो वही सेम इन्वेंशन दोस्तों तीसरे कॉर्नर पे हो जाएगा, वर्ल्ड के पहले कॉर्नर पे हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि साइंस की फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ये डिसाइड करना कि एक्चुअली किसको ये अवार्ड मिलना चाहिए इस बार, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली इन साइंस। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड्स इन नोबेल प्राइजेस सजेस्ट दैट देयर आर यूजली मल्टीपल विनर्स फॉर एवरी प्राइज़। और दोस्तों, हमने हालिया साल में देखा है कि नोबेल प्राइज़ का विनर जब भी अनाउंस करते थे तो वो कोलैबोरेटिवली अनाउंस होता था। मतलब कि कभी कभार क्या होता था कि एक ही प्राइज़ जो है वो दो लोग शेयर कर रहे हैं, मतलब हमेशा कोई ना कोई शेयर कर देता था क्योंकि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। ठीक है, इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू द ओरिजिनलिटी एंड रिवोल्यूशनरी इम्प्लीकेशंस ऑफ पाइबोज रिसर्च। अब दोस्तों, क्योंकि पाइबो का नाम अकेले अनाउंस किया गया है मेडिसिन में, तो इसका मतलब उन्होंने कुछ सही में कुछ बहुत ही ज़्यादा हट के काम किया है। मतलब कि उन्होंने मेडिसिन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट लाई है, एक रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट लाई है और उनका जो काम है बिल्कुल ओरिजिनलिटी को दर्शाता है, बिल्कुल ही ज़्यादा ओरिजिनल है। ठीक है, इसके आगे आते हैं दोस्तों, क्या लिखा है, इसके आगे लिखा है, इन अ वर्ड पेरिनियरली रीशेप्ड बाय एडवांसेस इन बायोलॉजी ही हैज़ बीन चूजन एज ए लोन विनर ऑफ द मेडिसिन और फिजियोलॉजी प्राइज दिस ईयर। दोस्तों, एक ऐसा वर्ड जो कि लगातार, पेरिनियली मतलब होता है जो कि लंबे समय से उसमें बायोलॉजी से रिलेटेड एडवांसेस कुछ ना कुछ होते चले आ रहे हैं, स्पीसीज़ इवॉल्व करती हैं, अडेप्ट करती हैं न्यू एनवायरनमेंट के हिसाब से, लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस चले आ रहे हैं। तो लेकिन ऐसी एक डिफ़िकल्ट सराउंडिंग में एक ऐसे लोन विनर, एक अकेले विनर को चुनना बहुत बड़ा टास्क होता है। समथिंग
नॉट विशनर से 2016, और 2016 के बाद से देखा गया है कि दोस्तों कोई भी ऐसा नोबेल प्राइज़ नहीं था जो कि एक सिंगल बंदे को मिला, मतलब कि कुछ ना कुछ कंपटीशन जरूर रहता था। पाइबो 67, दोस्तों 67 ईयर्स के पाबो हैं, हैज़ क्वाइटली इंस्टिगेटेड अ कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन। दोस्तों उन्होंने कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन, दूसरे कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन को एक तरीके से उकसा दिया है, भड़का दिया है। कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन क्या होता था दोस्तों? इस रिवॉल्यूशन को कहते हैं जब ह्यूमन काइंड द्वारा सन, अर्थ और किस तरीके से सन और अर्थ आपस में, सोलर सिस्टम, इन सब के बारे में डिस्कवरी हुई थी, उस रिवॉल्यूशन को कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि पाबो ने एक नया कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन हिला दिया है, ठीक है। मच लाइक द लैटर प्लेस द सन एट द सेंटर। दोस्तों कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन के बारे में बताया गया है यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि इस रिवॉल्यूशन में क्या था कि सन को सेंटर पर रखा गया था, एंड डिमोटेड द अर्थ टू अनदर सर्कमस्क्राइब, और अर्थ को, सन को यहाँ रखा गया और अर्थ को सर्कमस्क्राइब मतलब कि उसके गोल गोल घुमाया गया था। प्रिकम्बुलेटरी प्लैनेट, दोस्तों पिरम्बुलेटरी मतलब होता है ट्रेवल करना, मतलब कि वो सन के सरकमवेट कर करके उसके एक तरीके से सर्किल में ट्रेवल कर रहा था। पाबो बॉट निएंडरथल्स बिलीव्ड टू बी अमंग द मैनी ह्यूमन लाइक स्पीसीज। देखो दोस्तों ह्यूमन स्पीसीज जो होते हैं वो बहुत पहले से इवॉल्व होती चली आ रही है, और आज से लगभग 203 लाख साल पहले होमो सेपियंस जो थे वो हम कह सकते हैं कि अफ्रीका में प्रेजेंट हुआ करते थे, और उसी समय दोस्तों कुछ एशिया और यूरोप में दोस्तों ह्यूमंस की एक दूसरी स्पीसीज निएंडरथल्स कहते हैं उनको, ये प्रेजेंट हुआ करती थी एशिया और यूरोप में। और दोस्तों हुआ क्या कि जब धीरे धीरे होमो सेपियंस अफ्रीका से निकल के एशिया और आपके यूरोप तरफ मूव करने लगे, तो दोस्तों वहाँ पे क्या हुआ, उन सब के बीच में इंटर ब्रीडिंग हुई, लेकिन आखिरी में क्या हुआ दोस्तों, निएंडरथल्स जो थे वो एक तरीके से टाइम के हिसाब से वो एक्सटिंक्ट होना शुरू कर दिए गए, मतलब कि वो टाइम को सर्वाइव नहीं कर पाए और उनकी स्पीसीज जो थी वो एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब वो बिल्कुल नहीं बची। लेकिन होमो सेपियंस जो हम लोग हैं, इंसान लोग हैं, वो अभी भी इस समय जिंदा हैं, ठीक है। बिलीव्ड टू बी अमंग द मैनी ह्यूमन लाइक स्पीसीज एंड लूजर्स ऑफ द इवोल्यूशनरी रेस। देखो निएंडरथल्स जो हैं उनको बिलीव किया जाता है कि ये ह्यूमन लाइक स्पीसीज हैं, लेकिन ये इवोल्यूशनरी रेस में हार गए, मतलब कि ये समय के साथ इवॉल्व नहीं हो पाए और समय के बीच में ये एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए, ठीक है, इनकी प्रजाति। टू द सेंटर ऑन द क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, वही है। थैंक्स टू हिज वर्क इट इज़ नाउ नोन दैट यूरोपियंस एंड एशियंस कैरी एनीवेयर बिटवीन 1% to 4% ऑफ निएंडरथल। दोस्तों हमको एक तरीके से पाबो के वर्क को एक तरीके से थैंकफुल होना चाहिए हमको उनके तरफ, क्योंकि उन्होंने ही बताया है कि निएंडरथल यूरोपियंस और एशियंस में इनकी आबादी 1 से 4% थी, ठीक है। Thus a large fraction of humanity will be influenced in terms of propensity to disease and adaptability to condition by species that evolved. Thus a large number of humanity will be influenced in terms of propensity to disease and adaptability to condition by species that evolved। मतलब दोस्तों प्रोपेंसिटी मतलब होता है एक सिमिलर सिचुएशन, मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमैनिटी जो है वो स्पीसीज़ और डिसीज़ के अकॉर्डिंग कैसे इवॉल्व होना है दोस्तों, इस चीज़ में उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला इनके वर्क से। लाइक ह्यूमंस इन अफ्रीका बट 1 लाख ईयर्स अर्लियर। दोस्तों अफ्रीका में अपने ह्यूमंस होमो सेपियंस रहते थे, लेकिन आज से 1 लाख साल पहले, ठीक है। पाबो डिमॉन्स्ट्रेटेड दिस बाय पायनियरिंग एंड परफेक्टिंग टेक्निक्स टू एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम फॉसिल रिमेन्स। अब दोस्तों पाबो ने इस चीज़ की इन्वेंशन कैसे की, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक केव से उनको कुछ फॉसिल्स मिले थे, उनकी उन्होंने डीएनए सैम्पलिंग करी थी, और डीएनए सैम्पलिंग करने के बाद उन्होंने दोस्तों निएंडरथल्स की जीनोम सीक्वेंस निकाला था, ठीक है। और दोस्तों उसको ह्यूमन के जीनोम सीक्वेंस से इन्होंने कंपेयर किया था, तो उन दोनों के डिफरेंस की वजह से इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए थे, उसी के बेसिस में उनको इस समय नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। और हरक्यूलियन टास्क एज दे कंटेन टू लिटिल एंड आर इजीली कंटेन। और दोस्तों अब क्योंकि निएंडरथल की जो फॉसिल फ्यूल्स थी दोस्तों, क्योंकि निएंडरथल्स आज से समझ लीजिए लगभग 1 साल पहले या फिर हम कुछ 1000 साल पहले जो है 40-50 हज़ार पहले भी वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे, तो इस वजह से उनकी जो फॉसिल फ्यूल इस समय बची है वो इतनी ज़्यादा कंटिमिनेटेड है और बहुत कम पाई जाती है। इस वजह से इस फॉसिल फ्यूल से जीनोम सीक्वेंसिंग करना, डीएनए सैंपल निकालना दोस्तों बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था, लेकिन पाबो ने ऐसा करके दिखाया। इस वजह से इनकी जो काम है इनको इतना ज़्यादा प्रेज़ मिल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है।
By building on these methods, Pabo and his colleagues eventually published the first Neanderthal genome sequence in 2010. अब दोस्तों इसी चीज़ पे काम करते हुए नियंदरथल के जीनोम सीक्वेंस को 2010 में ही पाबो और उनके कलीग्स ने मिलकर कर दिया था, टू पुट द पर्सपेक्टिव द फर्स्ट कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम। अब दोस्तों अगर हम ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस को भी पर्सपेक्टिव में लाएं अपने, मतलब उसको अपने सामने लाने की कोशिश करें, तो हम ये देखेंगे कि दोस्तों पहला ह्यूमन जीनोम जो था वो 2003 में हुआ था, और पाबो ने पहला नियंदरथल जीनोम जो था वो बस उससे 7 साल बाद 2010 में कर दिया था। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रेसफुल वर्क है दोस्तों ये। कंपैरेटिव एनालिसिस विद द ह्यूमन जीनोम demonstrated that most recent common ancestor of Neanderthals and Homo sapiens lived around 8 lakh years ago। दोस्तों जब उनके द्वारा ह्यूमन के जीनोम और नियंदरथल्स के जीनोम के बीच में कंपैरिजन किया गया, तो उन्होंने ये पाया कि लगभग होमो सेपियंस जो थे आज से 8 लाख साल पहले तक रहते थे, ठीक है। दैट बोथ स्पीसीज फ्रिक्वेंटली लिव्ड इन प्रॉक्सिमिटी, और दोस्तों दोनों ही स्पीसीज जो थी वो प्रॉक्सिमिटी मतलब आस पास रहती थी, एंड इंटरब्रेड टू एन एक्सटेंट दैट द नियंथेरल दैट इज जेनेटिक स्टेम लिव्स ऑन। और दोस्तों उनके बीच में इंटरब्रीडिंग होती थी जिस वजह से दोनों ही स्पीसीज़ इवॉल्व कर ली थी, लेकिन बीच में नियंथरथल्स जो थे वो इवोल्यूशन की रेस को हार गए और वो समय के साथ एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक है। अब दोस्तों इसके नीचे वाले पैराग्राफ में क्या लिखा है समझते हैं। In 2008, a 40,000-year-old fragment from a finger bone yielded DNA that in Pabo's lab। दोस्तों 2008 में 40,000 साल पुराना एक फिंगर के बोन का मतलब एक उंगली की हड्डी का एक फ्रैगमेंट पाया गया था, जिसका पाबो ने अपनी लैब में डीएनए सैम्पलिंग करी थी। टर्न्ड आउट टू बी इन फ्रॉम एन अर्ली न्यू स्पीसीज ऑफ होमिनिन कॉल्ड डेनिसोवा। और दोस्तों इससे पाबो को एक ह्यूमन की एक और स्पीसीज़ का पता लगा था जिसका नाम था डेनिसोवा। दोस्तों अभी तक हमने 3 स्पीसीज़ के बारे में बात किया। पहला था होमो सेपियंस जो कि हम लोग हैं, फिर आया नियंदरथल्स, फिर उसके बाद दोस्तों तीसरी स्पीसीज़ का नाम है डेनिसोवा, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट अ न्यू स्पीसीज़ हैड बीन डिस्कवर्ड बेस्ड ऑन डीएनए एनालिसिस। पहली बार ऐसा हुआ था दोस्तों कि डीएनए एनालिसिस के बेसिस में एक नई स्पीसीज़ की खोज हुई थी। फर्दर एनालिसिस शोड दैट इट टू हैड इंटरब्रेड विद ह्यूमंस। और दोस्तों उसके बाद जब एनालिसिस की गई तो उसमें भी पाया गया कि दोस्तों इस स्पीसीज़ ने भी ह्यूमंस के साथ इंटरब्रीडिंग की है, एंड 6% ऑफ ह्यूमन जीनोम्स इन पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और ऑफ डेनिसोवा एंसेस्ट्री। और दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया में लगभग 6% जो जीनोम सीक्वेंस हमको मिल रहे हैं वो डेनिसोवन एंसेस्ट्री के मतलब इस प्रजाति के हैं। दीज डिस्कवरीज थ्रो अप फिलोसफिकल क्वेश्चन ऑन व्हाट इट मीन्स टू बी अ स्पीसीज। अब दोस्तों इससे बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं दोस्तों। मैन काइंड के सामने सबसे बड़ा सवाल तो है फ्रॉम वेयर डू वी कम फ्रॉम। आखिर इंसान आया कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई इंसान की। दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसकी साइंटिस्ट बहुत समय से रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने फैक्ट्स देते हैं और कोई ऐसा फैक्ट्स नहीं मिल पाए हैं जिसके बेसिस में बिल्कुल क्लियर कट एक बता सकें, ठीक है। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसकी रिसर्च आज भी होती चली आ रही है। पाबोज विन मस्ट इंस्पायर फ्यूचर बायोलॉजिस्ट इंडिया। पाबो की जो विन है उससे इंडियन बायोलॉजिस्ट को प्रेरणा लेनी चाहिए टू परस्यू डीप क्वेश्चंस एंड यूज साइंस टू सेट न्यू लाइट, ताकि वो साइंस का यूज़ डीप क्वेश्चन को समझने के लिए कर सकें, कोई नई चीज़ की डिस्कवरी के लिए कर सकें, ना कि केवल एकेडमिक हथकड़ी में उलझ के रहे हैं। केवल एकेडमिक से रिलेटेड बायोलॉजिस्ट बड़े हैं और दूसरों ने जो डिस्कवर किया केवल उसी के बारे में पढ़े, बल्कि अपनी कुछ इन्वेंशन करने की कोशिश करें। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का एडिटोरियल समझ आया होगा। कैसा लगा ये एडिटोरियल के एनालिसिस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू दोस्तों।